नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से हाजिर हूँ मैं भारती कुमारी, आप सबके लिए लेकर नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 18वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि जो कहानी थी वो परिवार, समाज और गांव से उठकर राजनीति पर शिफ्ट हो गई थी। जमींदारी प्रथा के और उन्मूलन की बात हो रही थी। फिर जो इलाके के जमींदार थे वो किस तरह से अपने रैयतों से जमीन को हड़प कर रखते थे, और जब ये भगदड़ मची एक तरह से कि सरकार बड़े जमींदारों की जमीन को जब्त करेगी, तो कैसे जमींदार सारे अपने रैयतों की जमीन को छोड़ने लगे थे औने पौने दामों में। तो इसकी चर्चा हुई थी और लेखक ने कहानी को परिवार, समाज की कुरीतियों से उठाकर मनोवैज्ञानिक व्यथाओं और मनोवैज्ञानिक विकृतियों से उठाकर देश की आज़ादी के लड़ाई से जोड़ा, राजनीति से जोड़ा। एक लाइन में चर्चा होती है कि यूरोप हिटलर की चंगुल में था। तो एक तरह से विश्व राजनीति की भी एक झलक दिखाई लेखक ने हमें। परिवार समाज तो खैर है ही। अब आगे। जय किशोर की बदली मोतिहारी जिला स्कूल में हो गई थी। एक ही भेंट ने रतिनाथ के प्रति उनके हृदय में ममता पैदा कर दी थी। इस बार प्रथमा परीक्षा पास कर चुकने पर रत्ती ने उन्हें पत्र लिखा और साथ रहने की अपनी इच्छा प्रकट की। जवाब में जय किशोर ने लिखा, 3 जून से हमारा स्कूल बंद हो रहा है, 13 जुलाई को खुलेगा। 5-7 दिन पहले ही तुम तरकुलवा आ जाना, साथ ही मोतिहारी आ जाएंगे। रत्ती ने चाची को मामा का पत्र दिखाया तो वो गंभीर हो गई। वो चरखा चला रही थी। खत्म हो रही पूनी की छोर पर नई पूनी रखते हुए एक बार उसने रत्ती के मुंह की ओर देखा। चरखा ज्यों का त्यों चल रहा था। थोड़ी देर बाद अपनी दृष्टि को तकवे पर सीमित किए हुए ही चाची बोली, मुझे क्या, अकेली भी रह लूंगी, लेकिन मेरे भैया के साथ रहकर तुम अपने बाप को ना भूल जाना। रतिनाथ ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ गौर से चाची की ओर देखा। वो बोली, समझती हूँ, पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में माया ममता बहुत ही कम है, लेकिन सदगति तो उनकी तुम्हारे ही तर्पण से होगी। संसार उन्हें खिला सकता है, पिला सकता है, जिला सकता है, पर मरने के बाद वो उन्हें प्रेत होने से नहीं बचा सकता। ये तुम ही कर सकते हो। रत्ती चाची की बात चुपचाप सुन रहा था। उसे माँ याद आ रही थी, साथ ही पिता के का वह कसाईपन और कुल्हाड़ी से गला काटने की चेष्टा का वो दृश्य भी याद आ रहा था। चिंता की गहरी छाप रत्ती के चेहरे पर देख चाची ने बातचीत का सिलसिला बदल दिया। वो बोली, अरे हाँ, अब मेरा सूद खादी भंडार कौन ले जाएगा? रत्ती थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मधुबनी जाने वालों की क्या कमी है? जिससे कहोगी वही तुम्हारे सूद के लच्छे वहां पहुंचा देगा। अपने बारीक सूद पर निगाह टिकाकर चाची बातचीत कर रही थी। चाची ने पूछा, क्या क्या ले जाओगे? लोटा, धोती और किताब। चाची ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे क्या इसी जंगल में छोड़ जाओगे रत्ती? अब रत्ती का मुंह खुला। वो बोला, सुनता हूं पुराने जमाने में तापसियां वनवासिनी होती थीं। कम से कम खाना पीना, कम सोना, व्रत और उपवास, भक्ति और भजन, अतिथियों की सेवा, सबके प्रति ममता का भाव, यही उनकी दिनचर्या थी। और चाची, तुम भी बहुत बदल गई हो। दिन रात चरखा चलाकर अपने लायक पैसा कमा लेती हो। 30 दिन में से 10 दिन तो तुम्हारे उपवास में चले जाते हैं। शरीर सूख कर कांटा हो गया है। गांव में भूला भटका कोई आ जाता है तो लोग उसे इस टोले में भेज देते हैं कि उमानाथ की माँ 2 मुट्ठी भात और कलछू भर दाल तो आगंतुक को खिला ही देंगी। 12 खड़ी मुझसे सीख कर अब तुम रामायण बांधने लग गई हो। ऐसा लगता है दिन ब दिन तुम देवता होती चली जा रही हो। जिस हाथ से चाची चरखा चला रही थी उसी हाथ से रत्ती के गाल पर हल्की सी चपत लगाकर बोली, दूध पगला, और हाथ फिर चरखा चलाने लगा। बाएं हाथ में तो पूनी थी ही। इतने में रत्ती को पुकारता हुआ सत्तो आ गया। उसके साथ रत्ती बाहर चला गया। चाची का जीवन सचमुच ही इधर एक विशेष प्रकार का हो गया था। रत्ती ने अभी जो कहा उसमें थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं थी। तीसरे साल जब वे तरकुलवा से आई तभी से चरखा चला रही हैं।
₹25-30 हर महीने इससे निकल आते हैं। सूद बेहद बारीक काटती हैं। चरखा संघ वाले भी कम चालाक नहीं होते। चाची जैसी कतीनों के सूद को कभी तो 110 नंबर का करार देते हैं और कभी 60 का। तरीका चरखा संघ वालों का ये कहना है कि पहले कुछ दिनों तक महीन सूत काटने वाले के प्रति कुछ इंसाफ का अभिनय किया, फिर सूतों के माकूल नंबर दिए, बाद में धीरे धीरे नंबर घटाते गए। झक मार कर कतीनों को वैसा बर्दाश्त करना पड़ा। तभी तो चाची जैसी कती ने अखिल भारतीय सूत प्रतियोगिता में सर्वप्रथम पदक पाने पर भी इतनी कम मजदूरी पाती है। चाची की समझ में ये नहीं आ रहा था कि गांधी जी के चेले इस प्रकार की बेईमानी क्यों करते हैं। फिर भी चरखा चलाते रहने से चाची को बहुत लाभ पहुंचा है। आर्थिक समस्या हल हो गई है, मन नियंत्रित हो गया है, दुर्भावनाओं से छुटकारा मिला। इधर वे जयनाथ की भी ओर से तटस्थ थी। आजकल वे अधिकतर गांव में ही रहते हैं। बचे खुचे खेत बेचकर महाजन बनने की धुन में कजरौटा और सादा कागज लिए बैठे रहते हैं। बादाम और खीरे के बीज डालकर तैयार की गई दूधिया भांग आप जिन्हें पिला दीजिए और 50-75 ले लीजिए। अंगूठे का निशान भले ही 2 दिन बाद बना दीजिएगा। दादा परदादा के जमाने में खेत बेचने का विचार रत्ती को असह्य लगा था। दादा परदादा के जमाने के खेत को बेचने का विचार रत्ती को बहुत असह्य लगा था, लेकिन 14 साल का वो लड़का कर ही क्या सकता था। एक विधवा तेलिन इन दिनों जयनाथ की प्राणवल्लभा बनी थी। चाची ने समझाया था, शादी कर लो बाबू, भले आदमी की जिंदगी बिताओ। सेंध लगाने की फिराक में भीतों को और घूरते रहने पर चोर को क्या खाक चैन से रहेगा। अपनी भूतपूर्व प्रेयसी की ये बातें जयनाथ को गुरित सी कड़वी लगी। उनकी सिर्फ एक ही दलील थी कि संसार मुझे क्या कहेगा। लड़का सयाना हो रहा है, शादी तो उसकी ना होनी चाहिए। इस पर चाची का कहना था कि लड़के के खा पी लेने पर क्या तुम्हारी भी भूख प्यास मिट जाती है। उमानाथ की उसी मां से की मुंह से ये बात सुनकर जयनाथ देवरोचित परिहास कर बैठते। और तुमने क्या अमृत पी लिया है? चाची का चेहरा दीप्त हो उठता था। क्षुद्र पुरुष के इस धृष्ट परिहास का मुंह तोड़ उत्तर देना अत्यंत आवश्यक समझकर वो बोल पड़ती। किसी भी युग में स्त्री को अमृत पीने का सुयोग नहीं मिला। पुरुष को अमृत पिलाकर स्वयं वह विस्पान ही करती आई है। जाने दो, तुम ये सब क्या समझोगे। पिछले साल इन्हीं महाशय ने उमानाथ की मां को क्या कम परेशान किया था। दिन में ही नहीं परंतु रात में भी सोना चाची के लिए हराम हो गया था। वो रत्ती को बराबर अपने नजदीक सुलाती, फिर भी जयनाथ नहीं मानते। खा पी चुकने पर कहानियां सुनते या गप करते जब रत्ती सो जाता तो किसी न किसी बहाने जयनाथ चाची के पास आ बैठते। वो बेचारी भी संभल कर उठ बैठती। उनका रोम रोम जागरूक प्रहरी बन जाता। जयनाथ का हाथ बहकता तो चाची आहिस्ते से पकड़कर उसे हटा देती। वासना के उद्रेक में जयनाथ की जीभ लड़खड़ाने लगती तो ये फुर्ती से उठकर बीच आंगन में आ जाती। ऊपर नीले आकाश के नक्षत्रों का मृदु मधुर आलोक उस समय चाची को आकर्षित नहीं करता। उनका सारा ध्यान रुग्ण हृदय वाले अभागे जयनाथ पर केंद्रित रहता। मन्मथ का यह नृत्य देर तक देखते रहना उन्हें जयनाथ के प्रति अन्याय प्रतीत होता। वो दौड़कर पीढ़ा ले आती और उस पर जयनाथ को बैठा देती। कुएं का ठंडा पानी घड़े में मौजूद रहता ही। चाची फुर्ती से घड़ा उठा लाती और जयनाथ के माथे पर धीरे धीरे ठंडा पानी डालने लगती। आपत्ति करने पर वो कहती, नहीं नहीं सर धो लो, फिर देखा जाएगा। लेकिन 15 मिनट तक शीतल जल के इस अभिषेक से जयनाथ स्वस्थ हो जाते। चाची धोती लाकर पहना देती। चलो अब सो जाओ। जयनाथ का हाथ पकड़े चाची उन्हें बिस्तरे पर लिटा आती। जब वे लेट जाते तो तेल और पानी मिलाकर तलवे रगड़ने लगती। इस तरह उन्हें सुलाकर जब वो रत्ती के पास आती तब वो सो जाती। इसी प्रकार वो अपने को जयनाथ से बचाती रही हैं।
33 साल के इस विधुर देवर के प्रति उनका वही भाव रहता है जो एक समझदार माँ का अपने बीमार बालक के प्रति रहता है। वे उन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखती थीं। खेत भी जयनाथ ने अपने मन से बेचा था। उनसे पूछते तो वो जरूर मना करती। रत्ती के संबंध में चाची उतनी चिंतित नहीं रहती थी जितनी कि जयनाथ के संबंध में रहती थी। उस तेलिन से जयनाथ का संपर्क जो स्थापित हो गया था, इसका पता चाची को कई महीने बाद ही लग सका। यह समझकर कि यो भी भला गांव में इसका मन लगा रहे, उन्होंने इस बारे में जयनाथ से कभी कुछ नहीं कहा। अब चाची आत्मलीन होने लगी थी, इसीलिए रत्ती का मोतिहारी जाना उन्होंने इतनी आसानी से मंजूर कर लिया था। मर्दों में से एक ही था जिससे इन दिनों चाची की घनिष्ठता थी, वो था ताराचरण। किसान आंदोलन के आरंभ में ही उसे अखबार पढ़ने की चाट लगी और अब वो दैनिक आज का नियमित ग्राहक और समझदार पाठक हो गया था। किसान सभा के नाम पर चाची ने कई बार करके थोड़ा थोड़ा चंदा दिया था। ये बात चाची के हृदय से ताराचरण ने भली भांति बैठा दी थी कि चंदा देना देश सेवा का काम है। ताराचरण दूसरे तीसरे दिन आकर चाची को देश और दुनिया के हाल बताया करता, पर त्योहार के दिन वे न्योता देकर उसे ही खिलाया करती। रतिनाथ की चाची का ये एपिसोड आज यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची का 18वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।